वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम हिंदी और राजभाषा के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से सीधे आपके बनते हैं। इससे पहले हमने हिंदी जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं हिंदी साहित्य को लेके, जैसे भारत भारती है, ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी इत्यादि हैं, तो इनके संबंध में मैंने एक वीडियोज़ बना दी हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, हिंदी साहित्य पुरस्कार शीर्षक से। इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पे हमने बातचीत कर ली है रीतिकाल तक। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, हिंदी साहित्य एमसीक्यू सीरीज शीर्षक से आपको वो चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे हिंदी और राजभाषा के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन हैं, जो कि विभिन्न रचनाकारों और विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हिंदी और राजभाषा के संबंध में ये जो कथन है परीक्षाओं में प्रायः हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का कथन है पहला। वो कहते हैं कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। तो ये कथन परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाता है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। हम परिचित हैं कि महात्मा गांधी का हिंदी भाषा के लिए काफ़ी योगदान रहा। हिंदी भाषा को इन्होंने प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित करने में, और एक तरीके से अगर कहें तो प्रचार प्रसार करने में महती भूमिका निभाई। तो कहते हैं कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इनका दूसरा महत्वपूर्ण कथन भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंत्यजों का हो और उन सबके लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है महात्मा गांधी का, जो वो हिंदी के विषय में कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जो स्वराज्य है वो अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का हो तो निसंदेह जो अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा मानना चाहिए। लेकिन अगर स्वराज्य जिसकी लड़ाई के लिए हम लोगों ने इतना योगदान दिया, और जिसकी लड़ाई में आपको पता है स्वराज्य के लिए कितनी क्रांति हुई और कितने लोगों ने बलिदान दिया उस क्रांति में, तो उन्होंने कहा लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंत्यजों का हो, यानी कि भारत की आपको पता है अधिकांश जो जनता है उसकी वो बातचीत कर रहे हैं, उन सबके लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो ये आपको कथन ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो कि महात्मा गांधी ने कहा है। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन कह रहा है कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो हिंदी के विषय में कहा है, दयानंद सरस्वती से आप परिचित होंगे। ये ब्रह्म समाज से आते थे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ये कहते हैं कि मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने वाले और बोलने लग जाएं। एक भाषा यानी वो हिंदी की बात कर रहे थे। वो कहते हैं मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा यानी कि हिंदी को समझने और बोलने लग जाएं। चलते हैं। इसी क्रम में जो अगला महत्वपूर्ण कथन है वो केशव चंद्र सेन का है, जो कि ब्रह्म समाज से आते हैं। और वो क्या कहते हैं इसको देखते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। ये केशव चंद्र सेन का कथन है, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़ा है। ब्रह्म समाज से जो कि जुड़े हैं केशव चंद्र सेन। इनका एक और कथन है जो कि प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो कहते हैं अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। ये केशव चंद्र सेन का कथन है, जो कि ब्रह्म समाज से आते हैं। वो कहते हैं कि अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें जो हिंदी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, लोकप्रिय है, प्रचलित है। और हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बना लिया जाए, यानी कि वो राष्ट्रभाषा बनने की बात कर रहे हैं, राजभाषा बनने की बात कर रहे हैं, तो देश में एकता स्थापित करने का जो काम है वो सहज हो जाएगा और शीघ्र संपन्न हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो विभिन्न विद्वान हैं ये हिंदी के राष्ट्रभाषा को लेके, हिंदी को राष्ट्रभाषा होने के जो है पक्ष में बातचीत कर रहे हैं।
अगला जो कथन है ये महत्वपूर्ण कथन है, राजा राम मोहन रॉय का है, इनसे आप परिचित हैं। राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि हिंदी के विषय में जो इनका महत्वपूर्ण कथन है वो ये है कि इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ये किस समय की बात कर रहे हैं? ये 19वीं सदी की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं उस समय कि इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, इसको हिंदी को अनिवार्य मानते हैं। और आपको पता है राजा राम मोहन रॉय का भारतीय समाज में क्या योगदान है, इससे आप हैं। अगला महत्वपूर्ण कथन देखते हैं महायोगी अरविंद का। महायोगी अरविंद से आप परिचित हैं। इनका कथन कि ये कहते हैं कि अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। महायोगी अरविंद मानते हैं कि जो अपनी अपनी, आपको पता है भारत में तमाम मातृभाषाएं हैं, किसी की अवधी है, किसी की ब्रज है, किसी की बुंदेली है और किसी की द्राविड़ है, तो सबकी अलग अलग है। आपको पता है हिंदी और हिंदी बनाम जो तमिल का एक बहस रहती है, क्योंकि दक्षिण के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हिंदी की राजभाषा को लेके कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। हिंदी तो राजभाषा है ही, लेकिन हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने को लेके आपको पता है विरोध होता रहता है, क्योंकि आपको पता है जो भारत है उसमें जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदी का यूज नहीं होता है, वो अपने तमिल मलयालम इनका सबका इस्तेमाल करते हैं। तो तमिल या मलयाली व्यक्ति हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है, और ये बात भी उचित है, कि उनको हिंदी भी अलग से सीखनी पड़ेगी। तो उनका सीधा कहना है कि अगर हम हिंदी सीखें तो आप भी मलयाली या तमिल सीखिए। तो ये बहस है, इसकी वजह से आपको पता है हिंदी सिर्फ राजभाषा के तौर पे जानी जाती है, ना कि राष्ट्रभाषा के तौर पे। हालांकि जो विद्वान हैं विभिन्न, उनका अपना अपना मत है, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो विभिन्न विद्वानों के जो है मत है, उनकी ही बातचीत कर रहे हैं हिंदी के संदर्भ में। तो महायोगी अरविंद कहते हैं कि अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा यानी कि एक जनरल लैंग्वेज के तौर पे हम प्रांतीय भेदभाव जो है उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये महायोगी अरविंद का काफ़ी उचित कथन है। अब आते हैं अगले कथन की तरफ। एक महत्वपूर्ण कथन है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। नेताजी इससे परिचित हैं। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी रहे और भारतीय स्वतंत्रता की आज़ादी में इनकी महती भूमिका रही। ये कहते हैं कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वो आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तभी ये बता दिया था कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वो आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। हालांकि आप परिचित हैं कि आज के समय में कितना काम हिंदी से लिया जाता है और कितना काम अंग्रेजी से लिया जाता है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। और विश्वविद्यालयी शिक्षा हो चाहे स्कूली शिक्षा हो, वहाँ पर हिंदी का क्या स्तर है, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। इन सब विषयों पे हम बाद में बातचीत करेंगे कि हिंदी का क्या स्तर है और हिंदी का कैसा स्तर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे किसी अन्य वीडियो में कि हिंदी जो है वो कितने वर्गों में बटी है पूरे भारत के अंदर। आपको पता है का खा गा वर्गों में हिंदी बटी है और उसके क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं और क्या क्या गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, और उन पे हम बातचीत करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या नीतियां हैं हिंदी को लेके। उन पे हम किसी वीडियो में बातचीत करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगला कथन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है हिंदी को लेकर। वो कहते हैं कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिल सकती। देखिए, ये कारण था इनका कहने का, वो ये था क्योंकि आपको पता है हिंदी जो है वो पूरे विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी जो है वो भारत देश के अंदर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो उसी के आधार पे कह रहे हैं कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिल सकती। यानी कि अगर प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को नष्ट करना है तो हिंदी को एक लाठी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उससे ही आप जो है ईर्ष्या द्वेष को दूर कर सकते हैं, जो प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष रहता है भाषाओं को लेके। और आपको पता है कि जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय जो सबसे बड़ी एक मजबूत चीज़ हमारे सामने दिखती है वो दिखती है हमको भाषा। क्योंकि जब आप किसी के बीच जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी और तमाम जो क्रांतिकारी हुए, जब आप वो किसी के बीच में जाते हैं तो उनके लिए सबसे जो सशक्त भाषा रहती है वो हिंदी रहती है, क्योंकि भारत की जो अधिकांश जनता है वो हिंदी भाषी है।
तो लोगों को जोड़ने में, संगठित करने में जो काम हिंदी ने किया आज़ादी के समय, वो किसी अन्य भाषा ने नहीं किया। तो ये भी हम देखेंगे कि आज़ादी के समय भक्ति और इसके साथ ही साथ तमाम आंदोलन जो हुए, जैसे कि भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें हिंदी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, इन सब विषयों पे हम बातचीत करेंगे किसी दिन। चलिए, अगला महत्वपूर्ण कथन जो है वो सर टी विजय राघवाचार्य जी का है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। इस सर टी विजय राघवाचार्य का कथन है। वो सबसे सशक्त जो है राष्ट्रभाषा बनने योग्य भाषा जो है हिंदी को मानते हैं। चलिए, अगला महत्वपूर्ण कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। वो कहते हैं कि हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो ऐक्य बंधन स्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। जी कहते हैं कि हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो ऐक्य बंधन स्थापित करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत जो बंधु हैं पुकारे जाने योग्य होंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी कहना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा की सहायता से, यानी सबसे मेन चीज़ जो है यही है कि हिंदी भाषा की सहायता से जो भारत के विभिन्न राज्यों प्रदेशों के बीच ऐक्य बंधन, यानी कि उनको एक तरीके से उनके बीच एक ब्रिज बनाने का जो काम करने में जो समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य कहलाएंगे। चलिए, अगला कथन देखते हैं। एक तरीके से आप यहाँ पे देखें तो बंकिम जी जो यहाँ पे हिंदी को प्रमोट करने का ही काम कर रहे हैं, और क्योंकि उनको भी पता है, जाहिर सी बात है कि हिंदी सबसे सशक्त भाषा है जो लोगों के बीच एक सेतु का कार्य करेगी। चलिए, अगला जो कथन है ये एस निजलिंगप्पा का है। आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम ऐसे नाम निकल के हमारे सामने आएंगे जो दक्षिण से ताल्लुक़ रखते हैं, दक्षिण में उनका सारा कुछ हुआ है, लेकिन वो हिंदी के राष्ट्रभाषा के समर्थन में बातचीत रखते आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो ये कहते हैं कि दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। यानी कि एस निजलिंगप्पा हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के तौर पे मानते हैं और राष्ट्रभाषा के समर्थन में अपनी बातचीत रखते हैं। चलिए, इस क्रम में अगला जो कथन है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है। इनसे तो आप परिचित होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का गीत प्रायः भारत में गाया जाता है। उसका क्या शीर्षक है, क्या नाम है, वो आप बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है, और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया वह हिंदी है। मुझे लगता है जिस महात्मा जी की यहाँ पे बातचीत चल रही है वो महात्मा गांधी हैं, और महात्मा गांधी जी ने जो आग्रह किया आपको पता है, वो राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी को मानते थे। तो उसका ही समर्थन एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी आपको दिख रहे हैं करते हुए। चलिए, इसके बाद जो कथन है वो एनी बेसेंट का है, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से आती हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो एनी बेसेंट का ये महत्वपूर्ण कथन है जो उन्होंने हिंदी के विषय में कहा है। हालांकि इस समय के जो स्कूलों की व्यवस्था है वो आपको पता ही है। आज भी आप परिचित हैं कि जब हम फ़ोन्स का अपने इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बोला जाता है प्रेस 1 फॉर इंग्लिश एंड प्रेस 2 फॉर हिंदी। तो जहाँ पर जिस देश में हिंदी को, जिस देश की भाषा को, एक प्रमुख भाषा को दोहरे पायदान पर रखा जाता हो, तो उस देश में उस राष्ट्रभाषा की या उस राष्ट्रभाषा मानने जाने वाली भाषा की क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। तो अगले कथन को देखते हैं। अगला कथन जो है वो अनंत शयनम अयंगर का है। तो अनंत शयनम अयंगर जी कहते हैं कि प्रजातंत्रीय देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है। हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। तो आप देख रहे हैं दक्षिण से जुड़े हुए लोग हिंदी के समर्थन में अपनी बातचीत रख रहे हैं,
और ये आपको कथन याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्रीय देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है। हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। अनंत शयनम अयंगर। महत्वपूर्ण कथनों की श्रृंखला में अगला कथन है सी गोपालाचारी, राजगोपालाचारी। वो कहते हैं, यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंधकर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते हैं, तो उन्हें हिंदी पढ़ना ज़रूरी है। ये सी राजगोपालाचारी कहते हैं। सी राजगोपालाचारी का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे, अब प्रायः हमें देखने को मिलता है कि अभी राजगोपालाचारी की जो बात है, जैसे कि इनका दूसरा कथन भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने, समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी होगा। तो जो राजगोपालाचारी हैं, इनकी बातों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से दक्षिण के ऊपर ये हिंदी के प्रभाव को और हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने को लेकर एक तरीके से आपको दबाव बनाते हुए उनकी बातचीत हमें दिख रही है। वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारतीयों को अगर सरकारी और व्यावसायिक नौकरियां प्राप्त करनी है तो हिंदी बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और लिखने का ज्ञान उनको प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर वो अखिल भारतीय मामलों में, इसके साथ ही साथ अगर वो एक तरीके से जो तत्संबंधी निर्णय होते हैं उनके प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते हैं, तो दक्षिण के लोगों को हिंदी सीखना, बोलना और समझना ज़रूरी है। तो ये सी राजगोपालाचारी का ये कथन आपको दोनों याद रखने हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी इससे आप परिचित हैं कि दक्षिण के लोग कितनी अधिक संख्या में, जो दक्षिण के कुछ विद्वान हैं, वो हिंदी के राष्ट्रभाषा के समर्थन में अपनी बातचीत भी हमने देखा कि वो अपनी बात रखते हैं। न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र, इन्होंने हिंदी के विषय में क्या कहा? इन्होंने कहा, हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतीयों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। तो न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र जी का ये कथन है हिंदी के विषय में। वो कहते हैं हिंदी जो है वो आर्यावर्त की भाषा है पूरे। हालांकि वो स्वयं बंगाली हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वह दिन उनके लिए गौरव का क्षण होगा। हालांकि उनकी वृद्धावस्था थी जिस समय उन्होंने ये बात कही, जिस दिन मैं समस्त भारतीयों के साथ हिंदी में बातचीत कर सकूं। तो न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र जी का ये हिंदी के समर्थन में, हिंदी के राष्ट्रभाषा के समर्थन में एक तरीके से आप देखें तो हिंदी के प्रति उनका जो प्रेम है वो हमको दिख रहा है, हमें दिख रहा है। अगला जो कथन है वो फादर कामिल बुल्के का है। वो कहते हैं कि भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। तो फादर कामिल बुल्के का ये महत्वपूर्ण कथन आपको ध्यान में रखना है। तो आप वो कह रहे हैं कि हिंदी के विकास में सभी धर्मों के और सभी भाषा भाषियों, सभी जो वर्गों के भाषा भाषियों ने योगदान दिया है। और वो जो हिंदी है वो किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा वो नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि जो हिंदी है वो भारतीय जनता की भाषा है, ना कि किसी विशिष्ट वर्ग की है, ना किसी प्रदेश की अथवा समुदाय की है। तो फादर कामिल बुल्के का यह कथन आप याद रखेंगे। एक और इनका कथन है जो परीक्षाओं में प्राय पूछे जाता है। देखिए, परीक्षा के लिहाज से ये सारे कथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कथनों से जुड़ी हुई जो समस्या है वो आपकी दूर होगी इस वीडियो को देखने के बाद। फादर कामिल बुल्के का एक कथन है, कहते हैं हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है, वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। जिसकी मैं बातचीत कर रहा था कि हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो वही फादर कामिल बुल्के कह रहे हैं कि हिंदी केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा ही नहीं है, लेकिन ये बोलने और समझने वालों की संख्या की अगर दृष्टि से देखा जाए तब भी हिंदी बहुत तीसरे नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में। इससे आप परिचित हैं। बाल गंगाधर तिलक का ये कथन हिंदी के संबंध में देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। वो कहते हैं कि राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। तो ये जिस समय की बात हो रही है ये भी
19वीं सदी का समय है, जिस समय की बाल गंगाधर तिलक जी बात कर रहे हैं। वो क्योंकि उस समय आपको पता है आज़ादी के लिए तमाम तबके लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उसमें से बाल गंगाधर तिलक एक हैं। तो कहते थे कि राष्ट्र का अगर संगठन करना है तो उसके लिए आज हमको ऐसी भाषा की ज़रूरत है जिसको सर्वत्र समझा जा सके, जाना जा सके, और लोग उससे सबसे अधिक एक तरीके से लोग उससे जुड़ सके, जिससे एक अच्छा जन समुदाय तक हमारी बात पहुंच सके। अगला जो कथन है वो सेठ गोविंद दास का है। सेठ गोविंद दास कहते हैं कि हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। आपको पता है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और सेठ गोविंद दास कहते हैं कि देवनागरी जो है हमारी वो इस देश की ही नहीं समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है, यानी कि साइंटिफिक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन, अभी कुछ और बाकी हैं, उन पे भी बातचीत कर लेते हैं। अगला जो कथन है वो सर टी विजय राघवाचार्य जी का है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि चाहे व्यवहारिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए, हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। सर टी विजय राघवाचार्य कहते हैं कि किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास ना की हो। ये बहुत बड़ी बात सर टी विजय राघवाचार्य जी कह रहे हैं हिंदी के संबंध में। वो कहते हैं कि चाहे व्यवहारिक दृष्टि से आप देखें या सैद्धांतिक अथवा राष्ट्रीय दृष्टि से देखें, हिंदी का दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, संभव नहीं है, और किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित कभी नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास ना की हो। हालांकि बहुत बड़ी बात है जो सर टी विजय राघवाचार्य जी कह रहे हैं। इस कथन को आपको याद रखना है, बहुत ही क्रांतिकारी कथन है। चलिए अगले महत्वपूर्ण कथन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो कथन है ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का है। इनसे आप परिचित होंगे। इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा गया है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी का प्रहरी के रूप में जो जाने जाते हैं, हिंदी के प्रहरी के रूप में, वो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन जी हैं। तो टंडन साहब कहते हैं कि मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ स्पष्टता पूर्वक व्यक्त हो सके। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के ही लोग न समझें, बल्कि उस देश के सभी प्रांतों में सुगमता से पहुंचा सके। यहाँ पे टंडन जी जो बात कहना चाह रहे हैं वो सिंपल सी यही है जो विभिन्न विद्वानों ने इससे पहले कही है कि हिंदी के प्रचार की जो बात है वो दरअसल राष्ट्रभाषा का जो विषय है वो राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ अंग है, और एक तरीके से मुख्य अंग ये माना जाता है, आपको पता है। तो राष्ट्रभाषा का जो विषय है, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता का मुख्य अंग है, और ये चाहते हैं कि जो हमारे विचार हैं और वो ऐसी भाषा में व्यक्त हों जिस भाषा में इतनी शक्ति हो कि वो सभी देशों और प्रांतों में सभी देश के सभी प्रांतों में सुगमता से पहुंच सके। तो जाहिर सी बात है टंडन जी कहना चाह रहे हैं कि हिंदी में वो शक्ति है कि वो भारत के विभिन्न प्रांतों में हमारी बात को, हमारे विचारों को पहुंचाने में समर्थ है, और इसीलिए हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा के तौर पे समर्थ है। और राष्ट्रीयता का आपको पता है प्रमुख अंग राष्ट्रभाषा है। तो राजर्षि टंडन का एक कथन आपको याद रखना है। इस कथन को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। ये जो इतनी लाइन है आपको ध्यान में रखनी है कि ये टंडन साहब की है, और इसके आगे का आप समझ सकते हैं। इसके आगे का जो है आपको ध्यान में रहेगा। इसमें जो ध्यान में रखने की आपकी ज़रूरत है वो ये है कि मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि इससे हमारे जो विचार हैं वो आसानी से साफ स्पष्टतापूर्वक व्यक्त हो जाएंगे, और देश के सभी प्रांतों में सुगमता तक पहुँचने की जो सामर्थ्य है वो हिंदी भाषा के अंदर है। जो हमारी विचार हैं वो हिंदी भाषा के माध्यम से सभी प्रांतों में सुगमता से पहुंच जाएंगे। तो इतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। टंडन साहब की कथन से जुड़ी हुई बातचीत मुझे लगता है आपको याद रहेगी। तो इसके आगे शुरू करते हैं। इसके आगे नेहरू साहब का कथन है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। वो हिंदी के विषय में कहते हैं कि भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी कोई राष्ट्रभाषा होना चाहिए। वो मानते थे कि हिंदी जो है
उसमें वो शक्ति है, जैसा कि विभिन्न विद्वानों ने माना कि हिंदी ही सभी भाषाओं के प्रांतों, सभी अलग अलग भाषाओं के जो प्रांत हैं उनमें जो उनको जोड़ने की उसके अंदर सामर्थ्य है। तो उन्होंने कहा कि भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रभाषा के समर्थन में नेहरू साहब ने अपना ये स्टेटमेंट दिया, कथन दिया। इनका एक दूसरा कथन देख लेते हैं, इनके कई कथन यहाँ पे दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू के। वो कहते हैं कि आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त ज़रूरत है। ये उस समय की बात है जब नेहरू साहब जिंदा थे और उन्होंने आज़ादी के कुछ वर्ष बाद कुछ आज़ादी के बाद उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की कितनी राष्ट्रभाषा की सख्त ज़रूरत है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है, इसलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया है। तो जवाहरलाल नेहरू के समय से ही, यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री के समय से ही अगर मानने की परिकल्पना को देखा जाए राष्ट्रभाषा के तौर पे, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा तब से ही माना जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, आपको पता है ऑफिशियली हिंदी एक राजभाषा है और राष्ट्रभाषा बनने के लिए लड़ाइयाँ जो है बहसें चलती रहती हैं। इसके बनाम में भी कई बातें हमारे सामने आती हैं। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा माना नेहरू जी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उसको राष्ट्रभाषा मान लिया, यानी कांग्रेस और नेहरू दोनों ने, जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने इसको राष्ट्रभाषा हिंदी को माना है। इनका एक और कथन हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इनके 3 कथन थे। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में। ये नेहरू साहब का कथन है और संभवतः आपको याद रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदी जो है वो नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, बस इतना ही अंतर है। अगला जो कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। वो कहते हैं कि हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी हिंदी हायर एजुकेशन में एक मीडियम के तौर पे होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है इस समय की जो गवर्नमेंट है उसने भी इस पे काम किया है कि जैसे मेडिकल की हमारी पढ़ाई होती है या इंजीनियरिंग वगैरह होती है, तो उसमें जो है हिंदी को एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में, हिंदी को एक ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में दिया जा सके, जिससे हिंदी भाषी लोग और जिनको हिंदी में थोड़ा सुगमता रहती है, तो वो अपनी जो उच्च शिक्षा है यानी कि हायर एजुकेशन है, वो चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, वो चाहे बिजनेस की हो या मैनेजमेंट की हो, तो वो अपनी हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकें और हिंदी को एक मीडियम बना सकें। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था। हालांकि इस समय की गवर्नमेंट ने इस पर कुछ काम किया है, वो हमें देखने को मिलता है। अगला कथन डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। आप देखिए कितना सुंदर इनका ये कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का। वो कहते हैं कि हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। बहुत बढ़िया, आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। वीवी गिरी का एक कथन देख लेते हैं हिंदी के। ये कहते हैं कि हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। तो वीवी गिरी का ये स्टेटमेंट आपको संभवतः याद रहेगा। वीवी गिरी वो कहते हैं कि हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना ही व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? वो इसलिए व्यर्थ है क्योंकि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के तौर पे मानते हैं और राष्ट्रभाषा के बिना आप राष्ट्रीयता की अगर बात कर रहे हैं तो वो एक तरीके से व्यर्थ ही है, ये वीवी गिरी का कहना है। अगला कथन ज्ञानी जैल सिंह का है। ज्ञानी जैल सिंह कहते हैं कि हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है। मैं समझता हूँ जो हिंदी से परिचित होंगे वो जानते होंगे कि हिंदी किस तरीके से आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और समृद्धि में सहयोग दे रही है। आपको पता है इतनी हिंदी जो है वो कितनी सर्वग्राही है। हिंदी इतनी सर्वग्राही है, अगर आप हिंदी को देखें तो उसमें आप हालांकि मातृभाषाएं अगर आप देखें तो उनके तो उसका मिश्रण तो हिंदी में रहता ही है। इसके साथ ही साथ आप जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं उनका भी मिश्रण आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो हिंदी की जो ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत अधिक है। और तत्कालीन समाज में देखें तो इस समय एक इंग्लिश का जो टर्म चल रहा है, यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स, तो हिंदी ने तो अपने अंदर इंग्लिश को भी समाहित कर लिया। तो हिंदी की अगर सामर्थ्यता की बात की जाए तो हिंदी बहुत ही समर्थ भाषा है। और ज्ञानी जैल सिंह जो कहते हैं वो हिंदी की सामर्थ्यता को ही लेकर अपनी बात कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती है, फिर वह तो सभी भारतीय भाषाओं के विकास और समृद्धि में सहयोग देती है और एक समन्वय का मार्ग खोलती है।
इनका एक और कथन देख लेते हैं, ये भी यहाँ पे दिया है ज्ञानी जैल सिंह का। वो कहते हैं कि हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है। ज्ञानी जैल सिंह मानते हैं जो हिंदी का स्वभाव है वो प्रेम और सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी एक विशेषता है, यही उसकी एक प्रवृत्ति है। अगला कथन श्रीमती इंदिरा गांधी का है, इंदिरा गांधी जी का है। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की पार्टी से आती हैं और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद पे अपना योगदान दिया है, एक प्रधानमंत्री के तौर पे भारत में, और एक सशक्त महिला के रूप में हमारे सामने निकल के आती हैं इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी का जी का जो एक कथन है कि ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की समान उत्तराधिकारिणी हैं, ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। इनका बहुत ही बढ़िया कथन है। इंदिरा गांधी जी मानती हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं वो भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की समान उत्तराधिकारिणी हैं और ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से जो वो हिंदी है उसको सबसे हिंदी को ही एक संपर्क भाषा के तौर पे, एक राष्ट्रीय संपर्क भाषा के तौर पे मानते हैं, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। तो इनका कथन ये बहुत अच्छा है, जो एक तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से समन्वय का कार्य हमको करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो हिंदी के समर्थन में आप देख रहे हैं तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने अपने अपने कथन दिए, अपनी बात रखी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का महत्वपूर्ण कथन है, देख लेते हैं। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं कि हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है, यानी हिंदी को सभी को जानना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रांत अथवा समुदाय से आते हो, क्षेत्र से आते हो, हिंदी जानना आपका जो है राष्ट्र धर्म है। तो इन्होंने तो राष्ट्र धर्म ही बना दिया हिंदी को जानने के लिए, यानी इन्होंने कहा कि हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म का समझते हैं अर्थ, राष्ट्र धर्म का अर्थ है कि अगर आप राष्ट्र के प्रति ईमानदार हैं, यानी अगर राष्ट्र प्रेम है आपके अंदर, तो आपको राष्ट्र धर्म आपका ये बनता है कि आपको हिंदी को जानना आपके लिए आवश्यक है। यानी एक तरीके से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का स्टेटमेंट जो है वो हिंदी को सीखने को लेकर जोर दे रहा है। ये भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है और राष्ट्रभाषा के तौर पे तो समर्थन कर ही रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सुमित्रा नंदन पंत का अगला कथन है, आपको परिचित है, आप परिचित हैं कि ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं जिनकी चिदम्बरा काव्य पे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हमने ज्ञानपीठ पुरस्कारों की श्रेणी पढ़ते समय इसका जिक्र किया था। सुमित्रा नंदन पंत की कई रचनाएं हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं, उनमें से लोकायतन का जिक्र यहाँ पे हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्र वृत्ति से उठकर ही हम कर सकते हैं जनराष्ट्र संगठन। यानी कि यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी को एक ऐसी चाबी मानते हैं जिससे वो मानते हैं कि सामूहिक मन, यानी कि एक बड़ा समुदाय, अगर एक राष्ट्र की मैं बात करूं तो उनका मानना है कि एक ऐसी चाबी है जिससे राष्ट्र के तमाम लोगों की बातें हम तक पहुंचती हैं और तमाम लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं। और ये कहते हैं कि क्षेत्र वृत्ति से उठकर ही हम, क्षेत्र वृत्ति समझ रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्र वृत्ति का तात्पर्य है जो तमाम भारतीय उपभाषाएं हैं, जैसे कि तमाम जो प्रांतीय भाषाएं हैं, तो उसको क्षेत्र वृत्ति से उठकर ही हम कर सकते हैं जनराष्ट्र संगठन। यानी अगर राष्ट्र का संगठन करना है तो आपको हिंदी को चाबी के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं छायावाद के दौर में, छायावाद के समय में ये उन्होंने अपनी पंक्ति कही, जो कि लोकायतन से आती है, लोकायतन से संबंधित है, लोकायतन इनका संग्रह है। और सुमित्रा नंदन पंत का ये कथन आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। चलिए इस श्रृंखला में जो अगले कथन है वो रामविलास शर्मा का है। तो रामविलास शर्मा से तो आप परिचित ही होंगे, इनके किसी संग्रह ग्रंथ का नाम बताइए आप लोग। रामविलास शर्मा का आपको पता है ग्रंथ इनका निराला की साहित्य साधना है, जो कि निराला के विषय में हमको गूढ़ जानकारी देता है। और निराला के विषय यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो रामविलास शर्मा जी का कथन ये आपके लिए बहुत ही सही साबित होगा। रामविलास शर्मा जी का ये जो ग्रंथ है निराला की साहित्य साधना, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इनके कथन को भी देख लेते हैं। इनका कथन कह रहा है कि दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया उतना और किसी नेता, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया।
तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इतना ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत यानी कि जिस क्षेत्र में हिंदी भाषी लोग कम पाए जाते हैं, उन्होंने कहा कि गांधी जी और उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके जो हेल्पर्स थे, सहयोगी थे, उन्होंने जितना हिंदी का प्रचार किया उतना किसी नेता ने अथवा राजनीतिक दल ने या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया। तो इन्होंने महात्मा गांधी के संदर्भ में और हिंदी के संदर्भ में अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी का हिंदी में क्या योगदान है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में उनका क्या योगदान है। हमने देखा यहाँ पे तमाम विद्वानों, तमाम राजनीतिक व्यक्तियों ने अपने अपने जो विचार रखे हिंदी के संबंध में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, हिंदी में वो सामर्थ्य है कि वो राष्ट्रभाषा बने, और हिंदी क्या है, लोगों को जोड़ती है। तो तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी हिंदी के समर्थन में। हालांकि आपको पता है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का ये जो मुद्दा है, और राष्ट्रभाषा आपको पता है हिंदी को अभी हम राजभाषा के तौर पे जानते हैं, जैसा कि विषय भी था कि हिंदी और राजभाषा के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन है। तो हिंदी के विषय में जो विद्वानों ने अपनी बात रखी राजभाषा के तौर पे कि हिंदी को समर्थन में देखें तो राजभाषा के तौर पे कि हिंदी को राजभाषा होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने, तमाम विद्वानों ने। तो अगर मैं रचनाकारों की बात करूं, आलोचकों की बात करूं, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी, जैसे कि आलोचकों में रामविलास शर्मा हो गए, रचनाकारों में पंत जी हो गए। तो ऐसे विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार रखे हिंदी के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से सीधा पूछा जाता है आपकी। तो अगर आप किसी ऐसी परीक्षा में एनरोल्ड होने वाले हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित है अथवा हिंदी से संबंधित है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमने हिंदी से संबंधित कुछ विषयों पे बात करी है, उनकी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेगी। जैसे कि हिंदी के विकास से जो संबद्ध संस्थाएं हैं उन पे हमने बातचीत कर ली है। हिंदी में सर्वप्रथम विषय को जो लेके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पे हमने बातचीत कर ली है। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जितने भी पुरस्कार हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उन पे हमने बातचीत कर ली है। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।